विक्टर फ्रैंकल एक यहूदी प्रोफेसर और एक नफ्सियाती माहिर थे जिन्होंने जर्मन नाजी यानी हिटलर के फौजी कैंप्स में एक कैदी की हैसियत से जंगी साल गुजारे थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान उन्होंने इंतहाई मुसीबतों का सामना किया था। उनकी दुनिया एकदम से बदल गई जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और उनकी प्रेग्नेंट बीवी समेत पूरा खानदान जर्मन नाजियों के हाथों गिरफ्तार हुआ और इन्हें हिरासती कैंप भेज दिया गया। और इस कैंप में सिर्फ विक्टर ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया में मौजूद जितने भी यहूदी थे सबको इसी कैंप में रखा हुआ था और इन यहूदियों की मैस किलिंग यानी हिटलर के फौजियों का जिसका दिल करता था मार डालते थे। और फिर एक दिन आया कि विक्टर के सारे खानदान को भी मार दिया गया और विक्टर उन चंद लोगों में से एक थे जो इस खतरनाक कैंप में जिंदा बचे। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलेगा कि कैसे ऐसी जगह विक्टर ने सरवाइव किया जहां 90 से 95% लोगों को या तो मारा जा रहा था और जो बच रहे थे उन्होंने डर के मारे खुदकुशियां भी करनी स्टार्ट कर दी थी। विक्टर ने ना सिर्फ सरवाइव किया बल्कि कैंप से बाहर आने के बाद एक कामयाब जिंदगी भी गुजारी। अपने इन सारे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने बयान किया है अपनी इस बुक में जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो आज इस दुनिया में टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग बुक में शामिल है और जिसकी सेल्स करोड़ों में है। और दोस्तों, आज मैं आपसे इसी बुक की समरी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। विक्टर लिखते हैं कि वो जब और लोगों के साथ कैंप में पहुंचे तो तकरीबन सभी लोग हिम्मत हार चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान थे और सदमे में थे। वहां मौजूद एक कमांडर कुछ लोगों को राइट डायरेक्शन में जाने का कह रहा था और कुछ लोगों को लेफ्ट डायरेक्शन में जाने का कह रहा था। कमज़ोर लोगों को, बीमार लोगों को और माजूर लोगों को राइट डायरेक्शन में जाने का कहा जा रहा था और जो सेहतमंद लोग थे उन्हें लेफ्ट साइड पर जाने का कहा जा रहा था। राइट साइड पे गैस चैम्बर्स थे जहां लोगों को डालकर उनकी मैस किलिंग की जा रही थी और दूसरी तरफ जो लेफ्ट डायरेक्शन में जाने वाले लोग थे जो सेहत में फिट थे उनसे मेहनत मजदूरी करवाई जानी थी। और जो लोग लेफ्ट साइड पे थे उन्होंने जब ये सुना तो वो कुछ सदमे से बाहर आए और उनको जिंदगी की उम्मीद सी नजर आने लगी और खुश भी हुए कि उनकी जान बच गई। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि उनको जिंदा रखकर जो काम करवाया जाने वाला था वो मौत से भी बदतर था। उन लोगों को सारा दिन सख्त तरीन मेहनत से काम करना होता था यानी हार्ड कोर लेबर वर्क, और ये सारा दिन काम करने के बाद उन्हें तकरीबन ना होने के बराबर खाना दिया जाता था और खाने के नाम पर उन्हें एक प्याला सूप का और एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता था और इससे भी कभी कभार कैंप के ऑफिसर छीन लेते थे। ऐसे हालात में ये लोग या तो मारे जा रहे थे या फिर किसी न किसी तरह खुदकुशी कर रहे थे। विक्टर इस बुक में कैंप की एक स्टोरी भी शेयर करते हैं और बताते हैं कि उनके साथ कैंप में एक और कैदी भी मौजूद था जो विक्टर के पास आया और विक्टर को बताया कि उसने फरवरी के आखिर में एक ख्वाब देखा है और ख्वाब में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जो पूछना है पूछो। तो मैंने उससे पूछा कि हम कब आज़ाद होंगे, तो फिर आवाज़ आई कि तुम लोग 30 मार्च को आज़ाद हो जाओगे। इस ख्वाब के बाद उस कैदी को पूरा यकीन हो गया कि वो 30 मार्च को आज़ाद हो जाएगा। मार्च का महीना स्टार्ट हुआ तो वो एक एक दिन गिनने लगा, पर जैसे जैसे मार्च का महीना ख़त्म होता जा रहा था हिटलर के फौज के जुल्म भी बढ़ते जा रहे थे और कैदी को भी नज़र आने लगा कि वो इस कैद से आज़ाद नहीं हो पाएगा। और फिर कैदी 29 मार्च को बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और फिर 30 मार्च को वो मर भी गया। देखने में तो यही लग रहा था कि उस कैदी को कोई बीमारी हुई है, लेकिन विक्टर ये बात जानते थे कि वो कैदी किसी बीमारी से नहीं बल्कि नाउम्मीदी से मरा था। वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन ऑफ दिस बुक के इंसान को तकलीफें नहीं मारती, इंसान को धोखा नहीं मारता, इंसान को चैलेंजेस नहीं मारते, इंसान को नाउम्मीदी मार देती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी लिखा है कि कुछ लोग 25 साल की उम्र में ही मर जाते हैं लेकिन दफन वो 75 साल की उम्र में होते हैं। विक्टर बताते हैं कि एक बहुत ही फेमस सेइंग है, ही हु हैव व्हाई टू लिव फॉर कैन बियर एनी हाउ, जिसका मतलब है कि जिस किसी इंसान के पास उसके ज़िंदा रहने का एक डेफिनेट पर्पस है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ख्वाहिश है, विजन है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए,
तो वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने सर्वाइवल का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है। वो डेफिनेट पर्पस उसे हर वक्त मोटिवेट करता रहता है और उसे किसी भी मोड़ पर हार ना मानने पर मजबूर करता रहता है। विक्टर ने इस बुक में बताया है कि अगर आप खुशियों के पीछे भागेंगे तो आप खुशियों के पीछे भागते भागते थक जाएंगे, लेकिन जब आप अपनी लाइफ को जीने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बना लेते हैं, यानी पर्पस और मीनिंग के साथ जीने लगते हैं, तो खुशियाँ खुद ब खुद आपके पास आ जाती हैं। विक्टर ने भी अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दे रखा था। जैसे कि पहले जिक्र हो चुका है कि विक्टर कैंप में आने से पहले एक साइकियाट्रिस्ट थे और वो यही सोचते थे कि वो इस कैंप से बाहर निकलकर दूसरे लोगों को सिखाएंगे, तालीम देंगे, दूसरे लोगों की मदद करेंगे। वो यही बुक जिसकी आज हम समरी सुन रहे हैं, इसके बारे में लिखने का सोचते थे और इसी सोच ने उन्हें लाइफ में मीनिंग दिया। इस बुक का एक और बहुत ही मज़ेदार लेसन है और वो ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। तो जब आप इस सिचुएशन को बदल नहीं सकते तो आपको अपने आप को बदलना होगा। आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी और आपको ये सोचना बंद करना होगा कि आपकी लाइफ में मीनिंग है या नहीं। आपको लाइफ को खुद मीनिंगफुल बनाना होगा। आप ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में क्या हो, पर आप अपनी ज़िंदगी जीने का एटीट्यूड बदल सकते हैं। पूरी दुनिया की सिंपैथी और तसल्लियाँ आपको खुश नहीं कर सकती। आप तब ही खुश और बाहिम्मत हो सकते हैं जब आप अपनी लाइफ को कोई ना कोई मकसद देंगे, मीनिंग देंगे, विजन देंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि हम अपनी लाइफ में मीनिंग कैसे ढूंढें। ऑथर के हिसाब से 3 तरीके हैं जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ सकते हैं और वो 3 तरीके हैं आपका काम, आपका प्यार और आपकी सफरिंग, यानी मुश्किलें, टेंशन वगैरह वगैरह। काफ़ी लोग अपने काम में अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट बनकर मीनिंग ढूंढता है, कोई डॉक्टर बन के या मुल्क की खिदमत करके या कोई भी हलाल काम करके अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं वेबसाइट बनाकर और डिजिटल मार्केटिंग करके अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को प्यार की वजह से अपनी ज़िंदगी में मीनिंग मिलता है। वो प्यार अपने माँ बाप या बीवी बच्चों के लिए भी हो सकता है और आप इसी प्यार की वजह से अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी भी गुजार सकते हैं। लेकिन एक बात है कि आप चाहे बहुत अच्छा काम कर रहे हो या आपको अपनी ज़िंदगी का प्यार भी मिल गया हो, तब भी एक चीज़ मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी सफ़र ज़रूर किया होगा। किसी न किसी मुश्किल हालात से आप ज़रूर गुजरे होंगे और इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑथर ने इस बुक में ये बताया है कि जब आप अपनी सफरिंग यानी अपनी परेशानियों को, अपने बुरे हालात को एक मीनिंग देंगे, तब आप अपनी पूरी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बना पाएंगे। इस बात को समझाने के लिए विक्टर ये कहते हैं कि कैंप में हर कोई ये सोच रहा था कि हम लोग सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, हम लोग ज़िंदा बच पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि अगर हम लोग सरवाइव नहीं कर पाए तो ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है यार। लेकिन विक्टर कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और हमें सफरिंग को मीनिंगफुल बनाना चाहिए। इसके बाद चाहे हम लोग ज़िंदा रहें या ना रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ज़िंदगी का मकसद इस बात पर डिपेंडेंट हो कि हम जिंदा रहें तो इस लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। इस बात को आप ऐसे समझें कि एक इंसान हॉस्पिटल बनाता है और वो ये कहता है कि जब तक मैं रहूँगा तब तक ही हॉस्पिटल रहेगा और इस हॉस्पिटल में सिर्फ मेरा ही इलाज होगा। तो इस हॉस्पिटल बनाने का मकसद क्या हुआ भाई? आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे मकसद ढूंढने चाहिए जिनकी मदद से आप आगे बढ़ सकें और आने वाले लोग इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें, कुछ सीख सकें। अगर आप बहुत ही नेगेटिव इंसान हैं और आपको अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, तो वो आपकी अपनी ज़िंदगी है, वो आपका अपना बिल्कुल राइट है। लेकिन आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछें कि आप अपनी ज़िंदगी से सिर्फ यही चाहते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ और चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से तो आपको दूसरे तरीके से सोचना होगा, अपनी सोच का अंदाज बदलना होगा। आपको ये सीखना होगा कि आप अपनी हार को अपनी जीत में कैसे बदल सकते हैं। उस वक्त ही आप अपनी ज़िंदगी को मीनिंग दे पाएंगे और आप अपनी लाइफ में खुश रह सकेंगे। और दोस्तों, आखिर में एक बहुत ही अहम बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कुरान मजीद में फरमाते हैं कि बेशक हर मुश्किल के साथ एक आसानी है।
तो आप जब भी किसी न किसी मुश्किल में हों तो आप इस आयत को ज़रूर याद रखें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है तो काइंडली मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो यार अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।